भाई कमलानंद जी से कि वो शुरू करें। और फिर इसके बाद आप जो है इस विषय को अपनी प्रेजेंटेशंस को यहाँ पे सभी के बीच में रखिए। आदरणीय भाई कमलानंद जी। मेरा विचार है, मैंने इसको ठीक से देखा नहीं, जी। लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है खादी कमीशन का, भारत सरकार का, प्लानिंग कमीशन का, ये जो सर्वे देते इकोनॉमिक सर्वे, अगर आप पुराने निकाले, क्योंकि ये कोई आज से नहीं है, ये निकल रहे हर साल बजट के पहले या दौरान में बढ़ता है इकोनॉमिक सर्वे। तो मेरे नजर में ये कोई मूलभूत समस्याओं को टच नहीं करता है, चाहे वो स्वाभिमान हो, स्वावलंबन हो, पर्यावरण हो, लोगों का बगैर ग्रांट के काम करना हो, लोकलाइजेशन हो, मुकदमे कम होना हो, हेल्थ अच्छी होना हो। ये इकोनॉमिक सर्वे, जो इकोनॉमेट्रिक्स है, वो बड़े बड़े सर्वेयर हर साल बनाते रहते हैं, उनका धंधा ही यही है। और इनमें आप पिछले देख लीजिए, पिछले 8-10 साल के, कि क्या आपको कोई उनमें मूलभूत ऐसा कुछ नया नजर आया? या इधर का उधर, उधर का इधर, कभी जीडीपी उधर, कभी जीडीपी इधर, और फिर वो बड़ी बड़ी किताबें किताबों में छप जाता है, और फिर कोई उसको देखता भी नहीं, फिर अगले साल फिर वो उसमें नई रिपोर्ट आ जाती है। मैं इसमें चुनौती देता हूं कि क्या इसका गंभीरता से जो राष्ट्र निर्माण वाला है, स्वाभिमान वाला पहलू है, स्वावलंबन, भिखारी कम बने देश, लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। उदाहरण के लिए मैं दो देकर अपनी बात खत्म करूंगा। गंगा एक्शन प्लान पर 22,000 करोड़ रुपया, मेरे पास वो किताब है, जहां बड़े गर्व से बांटा कि एनजीओ के लिए इतना, पेड़ों के लिए इतना, पब्लिक ओपिनियन के लिए इतना, और एसटीपी के लिए इतना। अब जब पीछे मुड़ के देखता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो लगा सारा का सारा टाई टाई फिश था। ये तो बढ़िया बढ़िया रिपोर्ट छापने का इनका धंधा है, लिखने का, छापने का, और उसका कोई मतलब नहीं, कोई पढ़ता भी नहीं। इट डजेंट मेक एनी मेजर डिफरेंस इन द पॉलिसीज और एग्जीक्यूशन और करप्शन फ्री वर्ल्ड और गवर्नेंस। ये तो ऐसा ही चलता है। तो मेरा बड़ा ब्लंट ओपिनियन ये है एक, लेकिन अब करे क्या? तो मेरा पॉइंट है, अगर हम जीडीपी को गांव से जोड़े और हैप्पीनेस लेवल को गांव से जोड़े, और कहां पर पर्यावरण की समस्याएं ग्राम सभा ने जोड़ा, छोड़ दिया, अच्छा निपटा दिया, अगर हम ये नॉन कन्फर्मिस्ट अप्रोच लेकर चले, तो कुछ नया निकलेगा। नहीं तो वही डाल डाल के बात की चार पांच। मैं सरकारी डॉक्यूमेंट्स, सरकारी रिपोर्ट, सरकारी प्रोग्राम्स, बड़ा जोरों से चला, गोधन 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 प्रोग्राम, 2.5 करोड़ 3 करोड़ की ग्रांट। कभी ध्रुव अग्रवाल से पूछिए क्या हुआ। बड़ा जोरों से चला, स्फूर्ति 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 स्फूर्ति। हमारे वो रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी है, उनसे पूछिए, खादी कमीशन से वो पैसा लेते 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 कंगाल हो गए, बीमार हो गए। तो ये ग्रांट रिबेट सब्सिडी क्या देश को स्वाभिमान बनाता है? क्या इन पर नीतियों का प्रश्न है? क्या ग्राम सभा के स्तर पर यह हो सकता है कि जो ग्राम सभा आदर्श के मापदंड पर आए, स्वतंत्रता के, स्वावलंबन के, स्वरोजगार के, मुकदमा रहित क्राइम के, क्राइम डिस्पोजल के, नो डिस्प्यूट्स के, अब आज ये मजाक लगता है, तो क्या ये बेवकूफ बनाने का धंधा मजाक नहीं है? हर बार पढ़ाई 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 पढ़ाई, और इसी विषय पर सिलेबस, और निकलता कुछ भी नहीं है। मेरी चुनौती है, 1 लाख रुपए का इनाम, जो कहे कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह है, ये वाकई देश की समग्र विकास, ये जीडीपी फीडीपी छोड़ दो, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, थोड़ा एक्सपोर्ट इधर, थोड़ा इंपोर्ट इधर, थोड़ा डिफिसिट इधर, थोड़ा डिफिसिट उधर, तो जो जगलरी है, और जो गवर्नमेंट में रहे वो अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरीके से लोगों को हर बार नया 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 शगुफा देने का धंधा है, शगुफा। हमारा काम होना चाहिए विकल्प दे। ये ठीक है, जैसा है वैसा है, तो क्या विकल्प क्या है? मेरा पॉइंट ये है, गंगा एक्शन प्लान अगर लेते हैं, हाँ जी, तो क्या वो
सिंपल हो सकता है? क्या वो सरल हो सकता है? क्या वो इंक्लूसिव? अच्छा, दुर्भाग्य ये है, इस पर ऑलरेडी ऑर्डर्स है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के, शहरों से जहां से जारी है उनमें कैसा हो, इसके जियो है, जियो की बिल्कुल कमी नहीं है। मेरा तो सबसे यही अनुरोध है, और विशेषकर जैन जी से, कि अगर कभी शाकाहार, अहिंसा, करुणा, अनेकांत, पर्यूषण, ये शब्द भी समाज के लिए अनिवार्य है, समाज की गति कैसी बने और कैसे समृद्ध बने, तो मेरे ख्याल से वर्तमान का सरकारी ढांचा जो है ये सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि माफिया के हाथ में चला गया है। और ये बड़े बड़े इसमें रिपोर्ट बनाते रहते हैं और जनता को पकड़ाते रहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से। नहीं तो इतना बड़ा बड़ा दिल्ली में गंदगी भरी पड़ी है। आप जयपुर से आते हैं ट्रेन से, तो आप देख लीजिए दोनों तरफ भरा पड़ा है भंडार। दिल्ली में हमारे जहां रहते हैं खन्ना जी, कौन था, द्वारका मोड़, अंदर पूरा गंदा भरा पड़ा है। क्या करेगा इकोनॉमिक सर्वे, और क्या करेगा ये स्मार्ट सिटी, और क्या करेगा उसमें ग्रीडिंग, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन में? कहीं ना कहीं बहुत भयंकर विरोधाभास है, और ये विरोधाभास को हमको हेड ऑन विकल्प देना पड़ेगा। मैंने खन्ना जी से कहा, जब तक वार्ड वाले लोग नहीं चिल्लाएंगे, विशेषकर महिलाएं, क्योंकि गंदगी भरी पड़ी है, सुअर वहां घूम रहे हैं, बच्चे वहीं खेल रहे हैं उनके घर के बगल में, बिल्कुल ऑफिस के सामने। तो ऑब्वियसली कुछ न कुछ मामला बहुत भयंकर है, जो दिल्ली की बड़ी बड़ी अंग्रेजी की रिपोर्ट से कुछ नहीं उसका मतलब। खन्ना जी जैसे लोगों को जमीन पे आना पड़ेगा, और परिवर्तन की नेतृत्वशाला में मापदंड बदलने पड़ेंगे कि हमारा विकास का इकोनॉमिक डेवलपमेंट सर्वे, जीडीपी, फीडीपी, ये ज्यादा बीमारियां, ज्यादा हॉस्पिटल, ज्यादा मुकदमे, ज्यादा कोर्ट, ज्यादा थाने, ज्यादा, आजकल तो एक और हो गया, हर पुलिस वाला अभी वो फटाफट फटाफट कहीं भी गाड़ी दिख गई उसका नंबर ले लेते हैं, क्योंकि 2,000 रुपया फाइन लगाने का, यानी उसने कहीं भी गाड़ी इधर उधर हुई नहीं, उसे फटाफट फोटो लेके भेज दिया, 2,000 का फाइन। तो ये लुटेरा मॉडल चल रहा है, लूट लेट सिस्टम चल रही है। विकल्प क्या करें? तो मेरा पॉइंट ये है कि जो अभिषेक जी प्रयास कर रहे हैं, जन आंदोलन, अन्ना हजारे का मॉडल से बहुत कुछ सीखने लायक है, भूटान से बहुत कुछ सीखने लायक है। ग्राम स्वराज में जिन्होंने पेड़ों में काम किया, इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन, वो आना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट सर्वे में। इन्होंने करोड़ों अरबों के पेड़ लगाए और सरकार से पैसा नहीं लिया, और हजारों लोगों को रोजगार दिया, और ये 10 गुना और बढ़ा सकते हैं अगर इनको सरकार केवल रोड़ा न डाले। क्योंकि सरकार में तो 25 डिपार्टमेंट सरकारी पैसे से लगा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, वो बम्बू वाला, जेट्रोफा वाला, फॉरेस्ट में भी फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फॉरेस्ट क्या है वो, नॉर्मल फॉरेस्ट वाला, और एक और भी है सोशल फॉरेस्ट। तो 4-5 डिपार्टमेंट आपस में लड़ते रहते कि कौन कितना ज्यादा पैसा खा रहा है। फिर पुलिस और फॉरेस्ट का झगड़ा है, मुकदमे शुरू हो गए। उत्तराखंड में तो डीजी फॉरेस्ट पर मुकदमा दायर करके दोनों सुप्रीम कोर्ट लड़ने गए। तो ये सच्चाइयां हैं। मेरे ख्याल से इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा और अपना दायरा बढ़ाते हुए वेस्ट का एरिया लेना चाहिए, पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा है, कितना कर्जा ले रहे हैं, उस कर्जे का क्या प्रोडक्ट यूज हो रहा है, या 100 रुपए का काम 1000 रुपए में हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, बड़ा बड़ा कमाई है, बड़ा बड़ा खर्चा है। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं चुनाव के खर्चों का जिक्र आएगा? वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कहीं आएगा? मेरे ख्याल से हमको सबको मिलकर इसमें विकल्प बेचने का गंभीरता से सोचना पड़ेगा, नहीं तो नाटक ही नाटक होता रहेगा, और अपन कम से कम उस नाटक के पात्र नहीं बनना चाहते हैं। तो इसलिए जो बोल सकते हो बोल दे, अपनी बात रख, और विकल्प ढूंढने के लिए वॉलेंटियर्स का ग्रुप बनाए, वॉलेंटियर्स जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट है और विकल्प दे सके,
नहीं तो ये ढर्रा, ये रूटीन और ये सिस्टम ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा यथावत, क्योंकि इसको किसी ने भी विकल्प देने का नहीं सोचा। जो रहे वो अपना 19-20 19-20 19-20 करके आगे निकलते रहे कि भाई चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मेरे ख्याल से बहुत खतरनाक ये सीन है, और इसको जितना जल्दी हम लेकर विकल्प दे, संगठित बने और अच्छा नेतृत्वशाला उसके लिए दे, जो दिमाग लगाए, और नेतागिरी के लिए नेतागिरी नहीं बल्कि कुछ विकल्प देने के लिए करें, तो शायद ये प्रयास कुछ लाभदायी, फ्रूटफुल, सदुपयोगी होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि इस पे 1-2 दिन और प्रोग्राम करके इसकी गहराई में जाके विकल्प दे कि क्या ये सिस्टम वाकई कुछ परफॉर्मिंग ही है, डरे 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 में खींचा जा रहा है। शुभकामनाएं, सबको प्रणाम, नमस्ते। धन्यवाद भाई कमलानंद जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। और ये जो आपके अनुभव हैं ये बड़े काम के हैं। ये जो इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है वो शायद 1957-58 से पब्लिश होना शुरू हुआ था। तो आज से लगभग 65-70 साल से ये चल रहा है सिस्टम। और इसमें बहुत सारी रिपोर्टें बनी। अगर इसकी पहली रिपोर्ट में अगर हम जाएंगे और उन पेन एरियाज को देखेंगे कि उस समय के पेन क्या थे, उस समय की दिक्कतें क्या थी, और आज की रिपोर्ट में देखेंगे तो वही चीजें मिल जाएंगी। प्रॉब्लम वही है, सिचुएशन वही है, बस हर साल कवर चेंज हो जाता है। तो ये बदलाव क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या है, और पहले से पुरानी प्रॉब्लम से ज्यादा हर साल नई एक प्रॉब्लम्स कैसे खड़ी होती जा रही हैं, तो ये भी एक समझने का एक मौका देता है ये सर्वे। काफी सारी चीजें हैं जो सिर्फ खाना पूर्ति की जाती हैं, ये तो सरकारी विभाग के माध्यम से ही ये सर्वे आता है, क्योंकि बजट के पहले बजट। लेकिन सारी चीजें जो हैं इसमें हंसी भी आएगी और शायद रोना भी आएगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आदरणीय सत्येंद्र जैन साहब से कहूंगा कि वो इस पर विस्तार से वो प्रेजेंटेशन रखे। आदरणीय जैन साहब। नमस्ते सभी को। और मैं विशेष मेरा ये विशेष और कमलानंद जी को मेरा विशेष प्रणाम है। मैं ये जो सर्वे है ये मैं इसलिए इस विषय ले रहा हूँ क्योंकि ये जो सर्वे है इकोनॉमिक सर्वे, ये पिछले साल का ये और आगे के साल में क्या सरकार की नीति रहेगी कौन से उसका उसमें स्पष्ट होता है। और सेकंडली ये सर्वे अपना बजट और अगले साल का जो टैक्स प्रोविजन है उसके लिए ये एक बेस माना जाता है, इसलिए मैंने इसको रखा है। और वह एक बहुत बड़ा सर्वे था लेकिन इसको मैंने समराइज किया हुआ है, और विशेष करके अपने एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो है। तो मैं इसका बिल्कुल शॉर्ट में कुछ पॉइंट इसके बिंदु रखूंगा, और फिर इसके बाद में बजट स्पीच और कुछ ये है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, उसके बारे में मैं बात करूंगा। और मैं सबसे पहले ये भी कह रहा हूँ कि मेरी बात में मोस्ट कभी कभार इंग्लिश वर्ड्स भी आ जाते हैं, तो कैसा है कि उसके लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि हमारे अभी तक मैंने जितना भी काम किया वो सब इंग्लिश में होता रहा था, तो उसका थोड़ा सा असर इसमें दिखेगा। तो अभी मैं इकोनॉमिक सर्वे का बिल्कुल शॉर्ट में विश्लेषण करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने उसके पॉइंट्स बनाए हैं। तो पहला उनका मतलब समग्र आर्थिक परिदृश्य ऐसा है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अनिश्चितताओं, जिसमें भूनैतिक तनाव, व्यापार अवरोध, वित्तीय जोखिम के बावजूद लचीली और मजबूत बनी हुई है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर मध्यम अवधि में लगभग 7% के आसपास रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट मजबूत हुई है। दूसरा बिंदु है राजकोषीय प्रबंधन। केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे में क्रमिक कमी के मार्ग पर प्रतिबद्धता दोहराई है।
पूंजीगत व्यय, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, को विकास का प्रमुख इंजन माना गया है। राज्यों को वित्तीय अनुशासन पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि राज्य स्तरीय घाटे का प्रभाव समग्र आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। तीसरा बिंदु है इसमें मौद्रिक नीति एवं वित्तीय स्थिरता। मौद्रिक नीति का उद्देश्य मूल्य स्थिरता और विकास का समर्थन है। भारत में पूंजी की लागत अपेक्षाकृत अधिक होने से संरचनात्मक कारणों जैसे चालू खाते का घाटा, विदेशी पूंजी पर निर्भरता की व्याख्या की गई है। बाह्य क्षेत्र एवं व्यापार, सेवाओं का निर्यात, आईटी और डिजिटल सेवा तेजी से बढ़ रहा है, परंतु केवल सेवाओं पर निर्भरता पर्याप्त नहीं मानी गई है। दीर्घकालिक स्थिरता, मुद्रा स्थिरता और रोजगार के लिए विनिर्माण मतलब प्रोडक्शन, निर्यात वो अनिवार्य बताया गया। यूरोपीय संघ जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार समझौते को रणनीतिक अवसर के रूप में देखा गया है। अभी हाल ही में ऐसा न्यूज भी आया है कि अमेरिका भी भारत के साथ एफटीए करने के लिए राजी हो गए। कृषि एवं खाद्य प्रबंधन, कृषि में उत्पादकता वृद्धि, मूल्य समर्थन और खाद्य सुरक्षा पर जोर दिया गया। तत्कालीन संस्थागत सुधार और मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन को के सुदृढ़ीकरण को आवश्यकता बताया गया। उद्योग एमएसएमई में निवेश, अगली पीढ़ी के औद्योगिक विकास के लिए प्रतिस्पर्धात्मक नवाचार और स्केलअप का बल दिया गया। एमएसएमई के लिए वित्त, बाजार पहुंच और तकनीक अपना मतलब टेक्नोलॉजी अपनाने का निर्णायक माना गया। सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा में गुणवत्ता और पहुंच दोनों पर ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य में प्रिवेंटिव हेल्थ और सार्वजनिक स्वास्थ्य का दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया। कौशल विकास को भविष्य की नौकरियों से जोड़ने पर जोर दिया गया। पर्यावरण, जलवायु और एआई, पर्यावरण के परिवर्तन के अनुकूल एडॉप्शन और शमन मिटिगेशन दोनों रणनीतियां भारत में एआई इकोसिस्टम को अगली विकास लहर का आधार बनाया गया है, जिसमें मानव पूंजी, डेटा और शासन की भूमिका अहम है। अभी इसमें इसमें किसान और सहकारिता के लिए कौन से बिंदु रखे गए? भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है, इसका सीधा लाभ कृषि, ग्रामीण रोजगार और सहकारिता को मिलेगा। सरकार का फोकस उत्पादकता बढ़ाओ, आय सुरक्षित करो और जोखिम कम करो इस पर है। सहकारिता के लिए पैक्स, एफपीओ, दुग्ध और मत्स्य को गांव स्तरीय विकास इंजन माना गया है और इसके हिसाब से आगे वाली रणनीति तैयार की गई है। कृषि उत्पादकता और किसान आय, आर्थिक सर्वेक्षण के जो संकेत है उसमें केवल एमएसपी हेलो हेलो आर्थिक सर्वेक्षण के संकेत में सिर्फ एमएसपी पर नहीं बल्कि उत्पादकता, लागत घटाना और बाजार जोड़ना जरूरी है। जल, मिट्टी, बीज और तकनीक, इन चारों पर निवेश अनिवार्य माना गया है। किसान और सहकारी क्या करे? सहकारी संस्थाएं तो पैक्स में जो इनपुट सेंटर का काम करेगी। जो इनपुट सेंटर का काम करेगी, जिससे बीज, दवा, खाद और ड्रिप इसका वितरण हो सकता है। एपीओ में क्लस्टर आधारित उत्पादक, एक गांव एक फसल मॉडल इसका इन्होंने आधार माना है। मशीनरी बैंक और कस्टमर हायरिंग सरकारी स्तर पर अगर शुरू करें तो उसमें हर एक को निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लागत कम होगी और उनको टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिलेगा।
ऐसा उन्होंने माना है। मूल्य समर्थन से मूल्य संवर्धन तक नीति संदेश ऐसा है कि कच्चा माल बेचने से किसान गरीब रहता है, इसलिए प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, फूड और ब्रांडिंग से आय दुगनी होती है, और इस पर थोड़ा ज्यादा प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना है सरकार। सरकारी अवसर किस में है? तो दाल मिल, तेल घाना, चक्की आटा मसाला यूनिट, दूध से पनीर घी श्रीखंड, फल सब्जी में फल अचार ड्राई फ्रूट, ये मतलब ये हम बना सकते हैं। किसान अगर इसको इस पर काम करेगा तो उनकी आय बढ़ सकती है। क्योंकि किसान अभी जो भी है उनके खेतों में जो भी फसल बनती है वो सीधा मार्केट में बेच देते हैं, और वो फसल को दाल मिल और ये जो प्रोसेसिंग यूनिट्स वाले हैं उसको खरीद के उसका सारा बेनिफिट, उनको ज्यादातर बेनिफिट वो खा लेते हैं, और किसान को बहुत कम कीमत मिलती है। एफपीओ और एमएसएमई एमएस एमएससीएस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का इस नीति में समर्थन किया गया। तो हम इस पर फोकस कर सकते हैं। कृषि और गैर कृषि का ग्रामीण समृद्धि में क्या है? तो खेती अकेले गांव को अमीर नहीं बनाएगी, कृषि आधारित उद्योग और सेवा क्षेत्र उसके लिए जरूरी है। सहकारी भूमिका, पैक्स मल्टी सर्विस सेंटर बनाए जिसमें गोदाम, फसल बीमा सहायता, बैंकिंग और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ई कॉमर्स और पिकअप पॉइंट वो पैक्स के थ्रू चला सकते हैं। मत्स्य और दुग्ध, मत्स्य और पशुपालन नियमित नकदी आय के सबसे भरोसेमंद स्रोत है। सर्वेक्षण में डेयरी और फिशरीज को ग्रामीण स्थिरता का आधार बताया गया, और इसके लिए क्या करना है? तो सहकारी जो दुग्ध सहकारी के साथ में संस्थाओं में चिलिंग सेंटर और मूल्य संवर्धन पर काम करना जरूरी है, और मत्स्य सहकारी पर में फीडिंग, कोल्ड स्टोरेज और मार्केट का लिंक होना चाहिए। पशुपालन के लिए नस्ल सुधार और चारा बैंक का इसमें ये कर सकते हैं, काम शुरू कर सकते हैं। वित्त, ऋण और जोखिम प्रबंधन, सर्वेक्षण का संकेत है बैंक प्रणाली मजबूत है, किसानों को औपचारिक ऋण से जोड़ो। व्यवहारिक कदम में ऐसा बताया है कि पैक्स को लोन डिलीवरी का एजेंट बनाना है। फसल बीमा, मौसम आधारित बीमा, सामूहिक खरीद से कम लागत लगेगी। और जो गवर्नमेंट है वो टैक्स के थ्रू इसलिए देना चाहती है कि इंडिविजुअल अगर किसान को अगर कोई सरकारी सहायता जाती है तो उसमें दिक्कत हो सकती है। अभी उसमें बहुत सारे थोड़ा सा ये डायवर्सन है। उसमें अगर किसानों की जान को कुछ ये हो गया तो वो लोन रिकवरी में उनको प्रॉब्लम आती है। इसलिए उन्होंने इसका जो मॉडल है वो इंडिविजुअल किसानों की जगह टैक्स पर उन्होंने ये किया, और ये जो 2022 की जो सरकारी नीति है उसमें उन्होंने स्पष्ट किया। डिजिटल एवं तकनीक का उपयोग, सहकारिता के माध्यम से तकनीक को किसान तक पहुंचाना इसके लिए नीति में प्राथमिकता है। उदाहरण के तौर पर डिजिटल फसल रजिस्टर, एआई आधारित मौसम और कीट सलाह, ट्रेसेबिलिटी, एक्सपोर्ट रेडी खेत के लिए कौन से खेत में कौन सा अनाज एक्सपोर्ट रेडी है, इसके लिए ट्रेसेबिलिटी होना जरूरी है। और युवा रोजगार युवा और महिलाओं के लिए कृषि प्रोसेसिंग और सहकारिता से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होगा। महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा। किसान के लिए एक पंक्ति का संदेश दिया है, खेती और सहकारिता, प्रोसेसिंग और बाजार, ये सब अगर एक साथ जोड़ दे तो टिकाऊ किसान आय का एक स्रोत बन जाता है स्थायी तौर पर। कृषि और ग्रामीण विकास स्रोत पर और अगली जो दिशा उन्होंने ये किया है, तय किया, उस पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उत्पादन, आय और रोजगार के त्रिकोण से मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
खेती के साथ ग्रामीण उद्योग, सेवा और प्रोसेसिंग पर भी जोर दिया गया। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के स्तंभ है जल प्रबंधन, माइक्रो इरिगेशन, वर्षा जल संचयन, मिट्टी स्वास्थ्य, मृदा परीक्षण, संतुलित पोषण, बीज और तकनीक, उत्तम उन्नत किस्में और कीट रोग सलाह, यांत्रिकीकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर से लागत कमी। और गांव स्तर पर कदम है फसलवार योजना, सामूहिक खरीद और साझा मशीनरी। किसानों की आय सुरक्षा के लिए केवल एमएसपी पे निर्भरता नहीं है, लागत घटाना, कमजोर बढ़ाना, फसल विविधीकरण, जोखिम प्रबंधन और उद्योग के लिए है ग्रामीण कृषि उद्योग की ओर कच्चा माल बेचने के बजाय मूल्य संवर्धित माल बेचे, मतलब प्रोसेस फूड्स अगर बेचेंगे तो उनको ज्यादा पैसा मिल सकता है। छोटे स्तर के यूनिट के लिए दाल, तेल, आटा, मसाला, फल सब्जी प्रोसेसिंग ये कर सकते हैं। स्थानीय ब्रांडिंग, गांव में ही रोजगार मिल सकता है। दूध और मत्स्य के लिए नस्ल सुधार, चारा बैंक और कोल्ड ये है। और ग्रामीण वित्त जो संस्थागत समर्थन है उसके लिए औपचारिक ऋण तक ऋण आसानी से पहुंचा जा सकता है। पीएससीएस और पीओ से क्रेडिट, बीमा और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सकता है। सामूहिक लेनदेन से ब्याज दर लागत में कमी होगी। और डिजिटल कृषि ग्रामीण सेवाएं में डिजिटल फसल रजिस्टर, ई सलाह, ट्रेसेबिलिटी, मल्टी सर्विस सेंटर में गोदाम, बैंकिंग, ई रोजगार सेवा, रोजगार युवा महिलाओं के लिए प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक सर्विस, स्थानीय रोजगार और सेल्फ हेल्प ग्रुप के आधारित उद्यम, पोषण, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग। खेती मजबूत होगी तो गांव समृद्ध होगा। उत्पादन, प्रोसेसिंग और बाजार साथ साथ होना चाहिए। अभी कुछ राज्य विशिष्ट कृषि पैटर्न पर आधारित कुछ इकाइयों के उन्होंने इसके अंदर ये रखा है, प्रस्ताव रखे हैं। या तो उन्होंने अध्ययन करके इस सर्वे में देखा है। उत्तर प्रदेश में गेहूं, धन्ना पट्टी। पंजाब, हरियाणा कृषि पैटर्न है गेहूं, धान, उच्च एमएसपी निर्भरता। जल संकट, एक फसलीकरण की समस्या। इकाई विकास योजना, धन के बजाय दाल, मक्का, सब्जी प्रोसेसिंग, फीड मिल, बायो एनर्जी, पराली आधारित यूनिट, पैक्स के माध्यम से जल बचत तकनीक और मशीनरी बैंक। और इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब पढ़ते रहूंगा तो शायद अपना काम मतलब इसमें बहुत समय लग सकता है। इसलिए मैं अभी अगला बजट स्पीच में क्या है वो मैं जानना चाहूंगा। तो मैं जानना चाहूंगा कि सबकी इस पर सहमति है क्या? अगर होगी तो फिर अभिषेक जी आप बताइए। हेलो। अन्य कोई साथी? ठीक। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे अभी अगले इसमें जाना चाहिए और उसी हिसाब से फिर मैं अगला जो है बजट स्पीच में जो ये बात उसमें जो कल्याणकारी योजना और उपाय है वो किसानों, कृषि आधारित उद्योग और फूड प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार, महिला, सेल्फ हेल्प ग्रुप और युवा पर आधारित केंद्रित है। उसके कुछ बिंदु है। उसके बजट के भाग 1 में उन्होंने बताया है कि किसानों एवं कृषि विकास के हेतु की कौन सी योजना है। पहले उन्होंने बताया प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, 100 कम उत्पादकता वाले कृषि जिलों पर वो फोकस करेंगे। फसल विविधीकरण, सिंचाई, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, आसान ऋण, इस पर जोर रहेगा। और इसका जो लाभ है वो करीब 1.7 करोड़ किसानों को मिलने की अपेक्षा है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 6 वर्ष का है। उसमें तूर, उड़द, मसूर पर विशेष फोकस रहेगा। नाफेड और एनसीसीएफ द्वारा सुनिश्चित खरीद का उन्होंने आश्वासन दिया। फल सब्जी हेतु व्यापक कार्यक्रम, उत्पादन, प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक, एमएसपी लिंक, मूल्य संवर्धन और एफपीओ और सहकारी संस्थाओं की भागीदारी। राष्ट्रीय उच्च
पैदावार बीज मिशन, जलवायु अनुकूलन, कीट रोधित बीज, कपास उत्पादकता मिशन में आय वृद्धि, टेक्सटाइल वैल्यू चेन को मजबूती। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण की जो सीमा है 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख की गई है। कृषि आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया गया। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता संस्थान किसानों को बेहतर मूल्य और युवाओं को कौशल और रोजगार। मखाना बोर्ड बिहार के लिए उत्पादन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एपीओ का गठन करेगा। डेयरी और मत्स्य एवं जलीय कृषि में समुद्री मत्स्य निर्यात को बढ़ावा। द्वीपीय एवं EEZ एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन के क्षेत्रों में सतत मत्स्य पालन। फूड सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक और बाजार, भारतीय डाकघर के को ग्रामीण लॉजिस्टिक हब, 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर, सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के, MSME और FPO के लिए स्टोरेज डिस्पैच, एयर कार्गो और कोल्ड चेन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए ये इसका यूज हो सकता है। भारतीय ट्रेड नेट जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म, इससे निर्यात, लॉजिस्टिक और फूड प्रोसेसिंग की एकीकृत प्रणाली होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण रोजगार के लिए उनके पॉइंट्स हैं। ग्रामीण समृद्धि एवं लचीलापन कार्यक्रम, कृषि से इतर रोजगार, स्किल टेक्नोलॉजी में निवेश, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क, ये इसके लिए मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं के हैं और ग्रामीण परिवारों को आसान ऋण दिलाने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जो अभी सिबिल पर और सिबिल की वजह से बहुत लोगों को ऋण मिलने में प्रॉब्लम होती है, उस पर एक सोल्यूशन है। जलवायु मिशन 2028 तक होगा, तो ग्रामीण आधारभूत ढांचा रोजगार इसमें मुहैया कराए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण एवं महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं पर विशेष फोकस रहेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उद्यमिता बढ़ाई जाएगी। डाक, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, लॉजिस्टिक्स और MSME लिंक के थ्रू इनको ऋण मुहैया किया जाएगा। पहली बार महिला उद्यमी योजना, जो 5 लाख महिलाओं को 2 करोड़ तक का ऋण 5 वर्षों में दिया जाएगा, जो पहली बार कोई अपना उद्योग शुरू कर रही है। सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण, गर्भवती स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए सहायता है। युवा रोजगार एवं कौशल, राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, यह उसका स्लोगन रहेगा। स्टार्टअप और MSME का समर्थन रहेगा। क्रेडिट गारंटी, उद्यम क्रेडिट कार्ड और ग्रामीण कृषि आधारित स्टार्टअप्स, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स और एग्रीटेक के लिए विशेष ये ऋण का ये किया जाएगा। विशेष ऋण मतलब उसके ऋण मिलने में सहायता होगी, थोड़ा सा उसमें जो लचीलापन ज्यादा आएगा। कृषि एवं ग्रामीण वित्त की समग्र रूपरेखा, सरकार का फोकस कृषि और सहकार, MSME और निर्यात सबका एकीकृत वित्तीय सहयोग देना है। ऋण सुलभता, क्रेडिट गारंटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सहकारी संस्थाओं के मजबूती पर जोर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश, आजीविका और रोजगार का सृजन को वित्त से जोड़ा जाएगा। इनका ये भी ग्रामीण में लोन मिलने के लिए ये भी एक माना जाएगा। इसका एक जो निवेश है आजीविका का और रोजगार का कितना सृजन होता है, उसका एक वेटेज दिया जाएगा। कृषि वित्त योजना पर एवं साधन, फार्म क्रेडिट और रूरल क्रेडिट, इसमें किसान क्रेडिट कार्ड जो 3 लाख से 5 लाख है, किसान क्रेडिट, डेयरी मछुआरों को इससे लाभ होगा। संशोधित ब्याज से सब्सिडी योजना मिलेगी। फसल ऋण सस्ता
और समय पर उपलब्ध होगा। ग्राम क्रेडिट सदस्य सुधार के लिए ग्राम क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जो सेल्फ हेल्प महिला ग्रुप और ग्रामीण प्रवाह के लिए रहेगा। बैंकों द्वारा लक्षित ऋण विस्तार किया जाए का विस्तार होगा। बैंकिंग एवं स्थानिक वित्तीय संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कृषि और सेल्फ हेल्प ग्रुप को देंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको रूरल बैंक बोलते हैं, वो छोटे किसानों को और ग्रामीण उद्योगों को लोन की सहायता देगी। भारतीय डाक भुगतान बैंक IPPB, इसके थ्रू 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर के माध्यम से बचत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को वित्तीय सेवाएं दी जाएगी। सरकार की विशेष एजेंसी नाफेड और NCCF दलहन जैसी फसलों के लिए सुनिश्चित खरीद इसका गारंटी देगी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC ये सहकारी संस्थाओं को ऋण सहायता देगा। NABFID ये आंशिक रूप से गारंटी की सुविधा देगी। पैक्स, किसान सहकारी समितियां और MSCS, पैक्स के माध्यम से कृषि को ऋण और स्थानीय स्तर का मुख्य माध्यम माना जाएगा। SG ये अभी इसका एक ये होगा, ग्राम विकास के लिए एक इकाई होगी पैक्स। छोटे किसानों, FPO और सेल्फ हेल्प ग्रुप के को किसानों के साथ जोड़ने की भूमिका रहेगी। ग्रामीण क्रेडिट कार्ड रहेंगे। ग्रामीण किसान सहकारी समितियां, ये समितियां खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन में सक्रिय भूमिका करेंगे। FPO के साथ साथ संयुक्त मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन को भी जोड़ा जाएगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए बहु राज्य कृषि दुग्ध प्रसंस्करण सहकार और NCDC और बैंकिंग सिस्टम से वित्तीय समर्थन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के माध्यम से दिए जाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप और FPO और ग्रामीण उद्यम वित्त, महिलाओं के सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है उनको डाक नेटवर्क और बैंकिंग लिंक से ऋण का भुगतान हो जाएगा। उद्यमिता, आजीविका और माइक्रो बिजनेस फाइनेंस भी इसी के माध्यम से किए जाएंगे। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की वजह से आसान ऋण रहेगा, जो अभी फिलहाल सिविल से रिलेटेड है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कृषि विपणन, प्रोसेसिंग और निर्यात हेतु ये वित्तीय सहायता दे सकता है। इनके थ्रू सरकारी योजना और बैंकों से प्राथमिकता ऋण मिल जाएगा। MSME और कृषि आधारित उद्योग को वित्त कहाँ से मिलेगा? MSME के लिए ऋण व गारंटी। MSME का जो करंट गारंटी है क्रेडिट का, वो 5 करोड़ से 10 करोड़ बढ़ाया गया है। उद्यम क्रेडिट कार्ड माइक्रो उद्यमों के लिए 5 लाख तक होगा। स्टार्टअप और ग्रामीण उद्योग, महिला, SC ST उद्यमियों को 2 करोड़ तक का ऋण मिलेगा, जो पहली बार उद्योग में आते हैं। एग्रीकल्चर टैक्सेशन, कृषि आय पर कोई नया कर नहीं है। खाद्य प्रसंस्करण, निर्यात और MSME को कर संरचना सरलीकरण किया गया है। अप्रत्यक्ष करों को तर्कसंगत सुधार किए गए। कृषि अनुसंधान एवं विकास एजेंसियों को राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक, कृषि AI उत्कृष्टता अनुसंधान के लिए और सार्वजनिक नीति क्षेत्र को अनुसंधान। अभी कृषि ग्रामीण वित्तदाता कौन रहेगी? अभी किसान लाभार्थी है तो किसान को बैंक से प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज और किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू इनके माध्यम से ऋण मिल सकता है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से पैसा मिल सकता है।
वित्तीय सहायता मिल सकती है। एफपीएस जो है उसको बैंक और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको हम एनसीडीसी कहते हैं, उसके माध्यम से सहायता मिलेगी। एमएसएमई को बैंक्स और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसे CGTMSE, इसके थ्रू इनको ऋण भी दिया जाएगा, इनको क्रेडिट गारंटी भी दिया जाएगा। जो ये लोग अपने एमएसएमई एक्सपोर्ट के लिए उनको इसमें सहायता मिलेगा, सहायता होगी। सहकारी निर्मितियां, सहकारी समितियां एनसीडीसी और कृषि निर्यातक के लिए बैंक और ट्रेड नेट का जो नेटवर्क है वो कृषि निर्यातक के लिए भी काम करेगा। अभी एग्रीकल्चर कृषकों के लिए जो योजनाएं है उसमें प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कम उत्पादक कृषि जिलों पर फोकस करेगा। कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण, सिंचाई, भंडारण, आसान आसान ऋण, इसे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 6 वर्ष के लिए, इसमें तूर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान है। नाफेड और एनसीसीएफ द्वारा इनकी निश्चित खरीद का आश्वासन दिया गया है। फल एवं सब्जी हेतु व्यापक कार्यक्रम, उत्पादन, सप्लाई, प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन एपीओ और सहकारी संस्थाओं की भागीदारी के साथ किया जाएगा। कपास उत्पादकता मिशन में उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि, वस्त्र उद्योग को गुणवत्तापूर्वक कच्चा माल मिलना चाहिए का एश्योरेंस दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख तक बढ़ाई गई है। पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ये ग्रामीण क्रेडिट प्रणाली का आधार रहेगी। किसानों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फूड प्रोसेसिंग और एफपीओ, इनको स्थानीय स्तर पर ऋण इनके मार्फत दिया जाएगा। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क के से ऋण प्रवाह सुदृढ़ होगा। सहकारी क्षेत्र हेतु एनसीडीसी को ऋण सहायता होगी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं को एनसीडीसी और बैंकिंग प्रणाली से वित्तीय समर्थन मिलेगा। कृषि, डेयरी प्रसंस्करण, विपणन में विस्तार का अवसर हो रहेगा। एमएसएमई एवं कृषि आधारित उद्योग, एमएसएमई का वर्गीकरण जो सीमा में वृद्धि हुई है। निवेश और टर्नओवर की सीमा 2 से 2.5 गुना बढ़ाई गई है। क्रेडिट गारंटी का जो कवर है 5 करोड़ से 10 करोड़ बढ़ा है। उद्यम क्रेडिट कार्ड का जो ये लिमिट है वो 3 लाख से 5 लाख तक हुई है। और पहली बार जो उद्यमी योजना है वो महिला, एससी और एसटी उद्यमियों के लिए 2 करोड़ है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, कृषि निर्यात के लिए निर्यात संवर्धन मिशन है और कृषि एवं एमएसएमई निर्यात को प्रोत्साहन के लिए है। भारत ट्रेड डिजिटल प्लेटफॉर्म, लॉजिस्टिक्स, ट्रेड फाइनेंस निर्यात सुविधा के लिए होगा। एयर कार्गो और कोल्ड चेन सुविधा जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए है। कृषि अनुसंधान, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, जलवायु अनुकूल कीट रोधी बीज, फसल जम प्लास के लिए जिन बैंक होगी जो भविष्य के खाद्य और पोषण सुरक्षा की गारंटी होगी। कृषि में एआई का एवं नवाचार का अनुसंधान एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु रहेगा। खाद्य प्रसंस्करण और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार, फूड प्रोसेसिंग उद्यमिता और कौशल विकास। किसानों को बेहतर मूल्य युवाओं को रोजगार मिलेगा। कृषि उत्पादकों का मूल्य संवर्धन और निर्यात। महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको राष्ट्रीय भारतीय डाक को ग्रामीण बैंक और लॉजिस्टिक्स और वित्तीय हब बनाया जाएगा। महिला उद्यमियों को भुगतान और सप्लाई की सुविधा इसके थ्रू हो सकती है।
ग्रामीण क्रेडिट स्कोर और पहली बार महिला उद्यमियों की योजना 2 करोड़ तक वित्तीय सहायता। ये है बजट स्पीच का। अभी जो इसमें है टैक्सेशन से रिलेटेड जो है प्रावधान, वो मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। किसानों और कृषि कल्याण, कृषि आय का कर सुरक्षा ढांचा, कृषि शुद्ध आय की परिभाषा और गणना स्पष्ट, सीमांत और छोटे किसानों पर प्रत्यक्ष कर का दबाव नहीं होगा। सहकारी समितियां, सहकारी संस्थाओं के लिए कर प्रावधानों में स्पष्टता, रियायतें, जिससे किसानों का सामूहिक विपणन, इनपुट क्रय भंडारण सशक्त होगा। कृषि निवेश प्रोत्साहन, कृषि उद्यम और एग्री स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल कर परिस्थिति है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कृषि उद्योग एमएसएमई अनुकूल कर ढांचा है। खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड चेन से जुड़े उद्यमों के लिए कर अनुपालन सरल किया गया है। मूल्य संवर्धन, प्रोसेसिंग से जुड़े लाभ पर कर प्रोत्साहन और किसान आय में बढ़ोतरी, इस पर जोर दिया। मतलब इस ऐसा उन्होंने उसमें चेंजेस किए हैं, बदलाव किया है टैक्सेशन की प्रोविजन में। फूड सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क संरचना में रचना से सप्लाई चेन तक इसमें दक्षता एक की गई है। और निर्यात उन्मुखता, एग्री प्रोड्यूसर और प्रोसेस फूड के लिए प्रतिस्पर्धा कर ढांचा लाया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार, ग्रामीण उद्यमिता, सहकारी स्थानीय निकायों के लिए कर स्पष्टता है। स्थानीय रोजगार, गैर कृषि उद्यमिक उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट और नौकरियों के लिए कर में रियायत है। महिला सशक्तिकरण और महिला एसएचजी आधारित उद्यम, सूक्ष्म उद्योगों के लिए सरल कर का अनुपालन और महिला नेतृत्व वाले व्यवसाय के लिए भी सरल कर का अनुपालन लाया गया है। वित्तीय समावेशन, कर राज्यों को बैंक लिंक एसजीएच प्रोत्साहन से जोड़ा गया है। युवा रोजगार कौशल, स्टार्टअप्स और एमएसएमई कर अनुकूल वातावरण, युवाओं के लिए एग्रीटेक, फूड टेक नौकरियां मुहैया कराई जाएगी। कौशल आधारित रोजगार जो है वो प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स में प्रशिक्षित मानव संसाधनों की मांग रहेगी। क्योंकि आज अभी हाल ही में जो ग्रामीण युवा है वो रोजगारों के लिए बाहर जाते, शहरों की ओर जाते हैं। अगर ग्रामीण में ही या गांव में ही जब फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और लॉजिस्टिक की सुविधाएं होगी तो वो अपने गांव की तरफ वापस आने का सोच सकते हैं। कृषि आय पर कर संरक्षण, शुद्ध कृषि आय की गणना के विशेष नियम बनाए गए हैं। सीमित आय वाले किसानों पर प्रत्यक्ष कर भार नहीं होगा। वेलफेयर प्रभाव, इसका जो वेलफेयर का छोटे सीमांत किसानों की आय सुरक्षा होगी, उनमें से कोई टैक्स नहीं कटेगा। फसल आधारित विशेष प्रावधान ये चाय और रबर आदि के लिए है। मिश्रित कृषि औद्योगिक आय में कृषि भागों को अलग मान्यता दी गई है। इसका वेलफेयर प्रभाव ऐसा रहेगा कि बागान और प्लांटेशन किसानों को कर न्याय मिलेगा। सहकारी संस्थाओं के लिए अनुकूल प्रावधान, सहकारी सोसाइटियों के लिए विशिष्ट कर दर और उपचार शामिल किए गए हैं। इससे पैक्स और दुग्ध कृषि सहकारियों की वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी। दूसरा है खाद्य संस्करण और इकाइयों के और कृषि उद्योग, कृषि औद्योगिक कृषि आधारित प्रसंस्करण आय का स्पष्ट उपचार, कृषि बनाम गैर कृषि आय की पृथक्करण की व्यवस्था की गई है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वेलफेयर प्रभाव, प्रोसेसिंग यूनिट एफपीओ यूनिट्स में के निवेश पर विश्वास बढ़ेगा। कारपोरेट घरेलू कंपनियों के हेतु कर ढांचा स्पष्ट
और स्पष्ट अधिभार दरें सुनिश्चित की गई। वेलफेयर प्रवाह, ग्रामीण आधारित एमएसएमई और एग्री इंडस्ट्री का बढ़ावा होगा, विस्तार होगा इससे। फूड चेन के लिए क्या है? कर निश्चितता से सप्लाई चेन सुदृढ़ होगी, लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज और ट्रेडिंग में अनुपालन स्पष्ट रहेगा। वेलफेयर प्रवाह इसमें है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में कमी होगी। सहकारी कंपनी रचनाओं में अस्पष्टता, समूह लेन देन पर नियम बनाएंगे। इसका जो प्रभाव रहेगा वो एपीओ मार्केट लिंकेज बेहतर रहेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार, सहकारी और ग्रामीण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, कर संरचना से पूंजी उपलब्धता, सारे रोजगार इसमें बढ़ सकता है। सरकारी यानी कर्मचारी भविष्य निधि निवेश मानदंडों को का संरेखण, जिससे सामाजिक सुरक्षा ढांचे में स्पष्टता आएगी। ग्रामीण श्रमिक सुरक्षा इससे बढ़ेगी। महिलाओं को सशक्तिकरण, सेल्फ हेल्प ग्रुप और युवा रोजगार, इसके माध्यम में सहकारी अनुकूल कर ढांचा बनाया गया है, जिसमें महिला नेतृत्व उद्यमों को उस पर उनको ज्यादा फायदा होगा। युवा उद्यमिता हेतु निवेश पर्यावरण, स्थिर कर नीति से स्टार्टअप्स और एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। इससे ग्रामीण युवाओं में अवसर बढ़ेगी। और एक पेज में कृषि उपयोग नीति का उपयोग ऐसा है, किसान, कर सुरक्षा, सहकार और शक्ति, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, निवेश, विश्वास और स्पष्टता, सप्लाई चेन, लागत और नुकसान में कमी, ग्रामीण रोजगार के लिए सहकार और एमएसएमई का विस्तार होगा। महिलाओं और युवाओं में स्टार्टअप के अवसर बढ़ेंगे। ये बिल्कुल शॉर्ट में मैंने मेरी बात रखी है। अब मैं मेरा जो निवेदन है वो उसको विराम देता हूँ। किसी भाइयों को अगर कोई ये पूछना है तो आप आपके सवाल रख सकते हैं। इसके लिए आपको सब सादर आमंत्रित है। धन्यवाद शशिकांत जी। कोई भी साथी कोई प्रश्न, अभी ये जो बातें रखी हैं जी इस पर अगर नमस्कार। कुछ रखें। जी गोपाल जी। शशिकांत जी का बहुत बहुत आभार। बहुत मेहनत से आपने ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन हम तो विद्यार्थी ठहरे, तो मुझे इसका न ही बजट का, न ही सहकारिता का, न ही किसानों के और सरकार के जो पॉलिसी है उसका विशेष रूप से ज्ञान नहीं है हमारे पास, और आप इसके विशेषज्ञ हैं। तो मुझे जानकर ये खुशी हुई। प्रथम बार आपका संबोधन मैंने सुना, सारगर्भित लगा, लेकिन हमारी आत्मा 100% इस ड्राफ्ट को कबूल करने में बड़ी असमंजस की स्थिति में ला रही है। और मैं ये शब्द इसलिए कड़वी सच्चाई के रूप में बयान कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि आपके इस पूरे ड्राफ्ट पर अगर 100% का मुहर लगा दिया जाए तो वाकई हमारा जो देश है सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन मैं भी 53 साल की उम्र का हूं, और मेरा जो अपना अनुभव है कि शब्द का जो कंटेंट है वो प्यारा हो जाने से व्यवस्था में वो क्रियान्वित नहीं होता है अगर, तो वो केवल कंटेंट ही रह जाता है, वो शब्द विन्यास ही कहलाता है और शब्दों की महिमा मंडन ही कही जा सकती है, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। आज हमारे किसान खुशहाल नहीं है, मजदूर खुशहाल नहीं है, बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि आप देखिए कि 60% तो पूरा वैकेंसी है सरकारों में, और वो बातें लंबी चौड़ी करती है। तो ये जितनी सारी चीजें हैं, आप एक क्या 100 योजनाओं कृषि और ग्रामीण विकास का और सहकारिता का आपने गिना दिया, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं भी एक विद्यार्थी और मैं जो अध्ययन कर रहा हूं, मैं जो रिसर्च कर रहा हूं,
गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसमें पूरा का पूरा, या तो उन्होंने पैसा ही खर्च नहीं किया, तो जब पैसा ही खर्च नहीं किया, अगर 40% ही 30% और 40% ही पैसा खर्च हो पाया, तो वो योजनाएं कैसे फलीभूत हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, पहली बात। दूसरी बात कि जब डिपार्टमेंट में पूरी की पूरी वैकेंसी रहेगी तो उसको इंप्लीमेंट करने वाला वो कैसे करेगा? ये दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न कि जो चीजें हैं जो बोला नहीं जा रहा है, वो है हिडन एजेंडा। वो ये है कि हमारे देश को के प्रधानमंत्री को ही पता नहीं होता है कि हमारे देश में नीति कौन सी आ रही है। वो हमें अमेरिका के राष्ट्रपति बताते हैं कि हाँ जी, ये युद्ध विराम हो गया जी, हाँ जी ये समझौता हो गया जी, हमने ये एग्रीमेंट हो गया जी, अब तेल वहां से खरीदना नहीं है जी, अब यहां से खरीदना है जी, अब हमने अमेरिका के किसानों के लिए पूरा भारत का जो बाजार है वो हमने खोल दिया है जी। और अमेरिकी राष्ट्रपति पहले घोषणा करते हैं। हमारे हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेसी की ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री बोलने की क्षमता नहीं रखता है और संसद छोड़ के भाग जाता है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। मुझे बहुत पीड़ा महसूस हो रही है कि आपने इतने लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया, लेकिन देश में जो भ्रष्टाचार है और देश में जो कुनीति है, देश में जो लू फॉल्सेज हैं, जो शासन और प्रशासन की नीतियों में जो खामी है, देश की संसद में और ब्यूरोक्रेसी में और सांसद और मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जो लू फॉल्स कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कृषि और सहकारिता और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ये सारा परिवर्तन हो पाएगा? जब तक इन सारे चीजों को व्यापक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाएगा और उसके ऊपर में पूरी की पूरी चर्चा नहीं होगी, तब तक सर्वांगीण विकास का सपना केवल सपना ही रह जाएगा। मुझे ऐसा लगा कि आप पार्टी और सरकार और आरएसएस से काफी प्रभावित हैं। चूंकि आपका एक एक शब्द विन्यास मैं पूरी मॉनिटरिंग कर रहा हूं, पूरी मॉनिटरिंग, और दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आप जो है पूरा का पूरा शासन तंत्र के इशारे पर बनाया गया हुआ ड्राफ्ट को पढ़ रहे थे। इसमें कहीं से भी आपको ग्रामीण विकास की वास्तविक जो पीड़ा है, उसकी जो सच्चाइयां हैं, किसानों की जो पीड़ा है, मजदूरों की जो पीड़ा है, वो कहीं से भी दिखती नहीं है, कहीं से भी नहीं दिखती। और मैं एक एक आपके सारे चीज को मैंने नोट किया है, प्रायः 60% 70% मैंने सारे कंटेंट को मैंने नोट किया है। मैं उसी तरह का एक जिज्ञासु श्रोता भी हूं और उन सारे चीजों का अध्ययन भी करने वाला हूं, और एक एक चीज को जो मुझे अनुचित लगती है उसको काउंटर भी कर सकता हूं, पूरी रिसर्च रिपोर्ट के साथ और पूरी एविडेंस के साथ। मैं कोई हवा हवाई बातें नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे पीड़ा जरूर महसूस हुई कि आप अगर वास्तविक सच्चाइयों और ग्रामीण किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्टेट के ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाइए और वहां पर इन सारे चीजों में जितनी बातें आपने बताई है, उसका अगर 50% भी इनके 11 साल के शासन में अगर वो फलीभूत हुआ हो, तो मैं आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं, मैं झोला ढोने के लिए तैयार हूं। तो इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप इन सच्चाइयों को भी सामने लाइए। वो कौन कौन सी कमियां हैं जिसके कारण ये सारी चीज इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, चाहे वो सहकारिता क्षेत्र में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। सहकारिता के मंत्री अमित शाह गृह मंत्री भी हैं। तो सबसे बड़ा ये दर्दनाक एक सच्चाई है। मैं सारी ये सहकारिता के क्षेत्र में, सहकारी बैंक हो चाहे और भी जितने भी क्षेत्र के सहकारी संस्थाएं हैं, उसमें क्या क्या करप्शन है, उन सारों की न्यूज क्लिपिंग्स काट करके रखता हूं मैं, सारा कलेक्शन। एक दिन मैं सारा वो विस्फोट करूंगा मैं कि ये हो क्या रहा है, दिखाया क्या जा रहा है, हो क्या रहा है। किसानों को ये बताया जा रहा है। कुछ जो कम जानकार लोग हैं वो हमारे लेखों के ऊपर में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और वो ये कहते हैं कि अरे आपने ये कर दिया, हमको तो ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। वहीं पर ये वास्तविक सच्चाई भी है कि जितनी भी गवर्नमेंट की, चाहे आयुष्मान भारत से लेकर के और ये जो किसानों की सम्मान निधि से लेकर के और ये जो महिला की जीविका दीदी का जो वो है उससे लेकर के और महिला स्वयं सहायता समूहों का जो सारा सच्चाई है, बहुत जल्द आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। जैन साहब, तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन ये है कि आप जरा वास्तविक सच्चाइयों के आधार पर भी एक रिपोर्ट तैयार कर देते, जरा औचक निरीक्षण कर लेते और जरा किसानों की पीड़ा एक जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा भेष बदल करके जाते थे और अपनी जनता की पीड़ा को सुनते थे। मेरा निवेदन है कि जरा कुछ समय इन किसानों के बीच में जा करके जरा बिताइए और उस सच्चाई को निकालिए। यही हमारी आक्रोश, हमारे आक्रोश को आप अन्यथा ना लेंगे,
लेकिन जो वास्तविक सच्चाई मैंने भी सर्वेक्षण किया है वो बता रहा हूं आपको। ये देश की जनता की हकीकत है, ये ग्रामीण परिवेश की मिट्टी का ये पूरा का पूरा सर्वेक्षण है जो मैं बोल रहा हूं, ये आक्रोश बोल रहा है। और इन सारे आक्रोश को लिपिबद्ध करके मैं प्रधानमंत्री से लेकर, राष्ट्रपति से लेकर, कृषि मंत्री से लेकर के और जितने भी लोकतंत्र में पायदान है, उन पायदान पर मैं बहुत अतिशीघ्र वो अपनी लेखनी से उनको भेजने का प्रयास भी करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। आपने जो बात रखी है उसमें कि बहुत सी जो बातें हैं, जैसे कि मैं आरएसएस से जुड़ा हूं या नहीं हूं, ये बात यहाँ पर नहीं है। मैंने यहाँ पर वही पॉइंट्स रखे हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया है। और जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो एक कोई आदमी नहीं बनाता है, ये रिजर्व बैंक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग हैं, वो सब साथ में मिलकर के ये आर्थिक सर्वेक्षण करते हैं। उसी तरह गवर्नमेंट की जो बजट स्पीच वगैरह है, ये भी कोई एक अकेला आदमी नहीं करता, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप मैं ये बातें इसका संक्षेप ही रूप बता है, क्योंकि ये टोटल बातें अगर करूं तो एक करीब करीब 1150 पेजेस का डॉक्यूमेंट्स है, जो मैंने 10-12 पेजेस में ही उसका संक्षिप्त में दिया है और कुछ बिंदु रखे हैं। ये डिटेल में योजनाएं नहीं है, ये डिटेल में योजनाएं आगे आने वाली है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो ये आपकी गलत धारणा है। दूसरी बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति वगैरह जो भी बात आपने कही है, वो आज का जो विषय है उसके बाहर की बात है। वो ये सारी बातें उसमें कवर नहीं हो सकती है। और ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग एजेंडा हो सकता है, रिपोर्टर्स का अलग अलग एजेंडा हो सकता है। मैं देखता हूँ कि आप एक्टिविस्ट है आरटीआई के, बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको ये जो आपके जो मुद्दे हैं उसके लिए प्लेटफॉर्म है ही नहीं। ये ट्रेडिंग जो है, किसानों की आगे की नीति क्या हो सकती है, हम जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बना रहे हैं वो उसकी आगे नीतियां किस आधार पर बन सकती है, उस लिए है। ये नहीं है कि किसी पार्टी का, कि अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कर रहा है, हमारे पंतप्रधान क्या कर रहे हैं, इसके लिए ये सेशन है ही नहीं। अगर आप उसके लिए सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप कुछ गलत सुन रहे हैं, गलत जगह पर है। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप आपकी जो बात है आपके प्रॉपर फॉर्म पे रखिए। यहाँ पर हम हमारी जो मल्टी स्टेट बन रही है उसके लिए बात कर रहे हैं, ना कि सरकारी नीतियों पर, क्योंकि सरकारी नीतियां बनाने के हम में क्षमता नहीं है। आप ये थोड़ा जरा स्पष्ट रखिए, याद रखिए। तो मुझे लगता है कि मैंने आपकी बात का ठीक से जवाब दे दिया है। आगे और किसी मित्र को कुछ प्रश्न रखना है तो बात कर सकते हैं। अभिषेक जी, आप सुन रहे हैं? अन्य कोई साथी? कोई अन्य साथी? स्वराज कंसल्टेंट। स्वराज, हाँ, उनका कुछ हैंड रेज दिखता है। हाँ जी, जी, नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। आपने मुझे नमस्कार जी। नमस्कार। आपने बोलने का मुझे समय दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं गोपाल प्रसाद जी की पीड़ा सुन रहा था और उस पीड़ा के समय ही मुझे हैंड रेज करना पड़ा कि ये जो भारत की व्यवस्था है 1947 के बाद जो आजाद भारत में आई, उसमें ब्यूरोक्रेट्स को ही और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को ही हमने भाग्य विधाता बनाया। हमने अपने सारी चीजों की अपेक्षा हम प्रधानमंत्री या सरकारी तंत्र से ही क्यों करें, है। और हम जो हमारा आदर्श वाक्य होना चाहिए, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। तो एक्ट लोकल क्षेत्र पे हम अपने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का प्रयास कितना कर पा रहे हैं, या हमारे को ऑथोराइज्ड ये जो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम है हमारे को ऑथोराइज नहीं करता। इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए कि सरकारी जो ये व्यवस्था है, क्या हमको अपने अपने क्षेत्र में अपना भाग्य विधाता बनाने के लिए प्राधिकृत करती है या नहीं करती। और यदि हम कुछ ऐसा काम करते हैं तो जुडिशरी या ब्यूरोक्रेसी या ये सरकारी नेतागण हमारे काम में रोड़ा अटकाने के लिए प्राधिकृत होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। यदि हम ऐसा
हमें अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा, तो शायद गोपाल जी की भी पीड़ा दूर हो सकेगी और हमको 1100 पेज के नीतिगत वक्तव्य नहीं बनाने पड़ेंगे। हमको जो है अपने छोटे से क्षेत्र के लिए 1000-2000 लोगों के भाग्य विधाता बनने के लिए सर्वांगीण विकास की बात करनी पड़ेगी। सिर्फ एग्रीकल्चर और एक क्षेत्र क्षेत्र के बाद इसको विकास को कई टुकड़ों में बांटना नहीं पड़ेगा। हम खुद अपने शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे एग्रीकल्चर क्षेत्र हो, चाहे कुटीर उद्योगों का क्षेत्र हो, हमको अपने पैतृक उद्योगों के साथ, और चाहे वो डिजिटल करेंसी के माध्यम से अपनी हर जिले की करेंसी की बात हो, हम जो है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पे जब ब्रिक्स जैसी कंट्रीज को हमारे ट्रम्प साहब जो है धमकी देते हैं कि आप अपनी करेंसी नहीं इशू कर सकते, तो हम जो है डॉलर के चंगुल में फंसे हुए हैं। हमको हर जिले पे अपनी करेंसी के माध्यम से स्वराज की स्थापना करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। मेरी बात यदि गोपाल जी को या सुशील जी को बुरी लगी हो तो मैं चाहूंगा कि आप अपना सुझाव दें। धन्यवाद। धन्यवाद स्वराज जी, आपने वो बताया और बहुत अच्छी बात कही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा जो जो कुछ कोई भी कायदा अगर बनाना है तो उसके लिए हमारे संविधान में 3 सूचियां है। सूची 1 है जो राज्य की सूची है, जिसके लिए राज्य सरकार कायदा बनाती है। एक सूची है जिसमें केंद्र सरकार कायदा बनाती है, और तीसरी सूची संयुक्त है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकार ही अपने कायदे बना सकते हैं। और जो सहकार क्षेत्र है, सहकार क्षेत्र राज्यों के इसमें आता है, राज्य सूची में आता है। उसके लिए केंद्र सरकार कोई कायदा नहीं बना सकता है। इसलिए अभी इसको सुसूत्रीकरण करने के लिए शायद 2022 में नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी बनाई गई है। उसके अंतर्गत ही हम हमारी संस्था, हम यार मल्टीपल स्टेट हम चला रहे हैं, चलाएंगे। अभी बनने के बाद में चलाएंगे। आज तो उसका अप्रूवल आ गया है नेम का, ये बनने के बाद में हम इस पर काम शुरू करेंगे। लेकिन इसमें हर स्टेट को अलग अलग अपने जो राज्य के नियम है उसको इसके अनुसार चेंज करना पड़ेगा, उसमें भी समय लग सकता है। तो आपने जो बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त कही। उसकी आपकी वजह से मुझे यह मौका मिला कि मैं स्पष्ट कर सकूं कि जो भी कायदा बनाते हैं सरकार के लिए, ना केंद्र सरकार बनाए को उसमें कोई रोल नहीं है। ये तो हर राज्य का अलग अलग नियम है। अभी उसको सुसूत्रीकरण होने की मतलब पॉसिबिलिटी है। तो यही मेरा इतना कहना है कि ये केंद्र सरकार का विषय नहीं था, ना राज्य, ये तो राज्य सरकार का विषय है और इस पर वो मैं आगे यहाँ पर बनाएंगे। एक लाइन और बोलना चाहूंगा। भारत के बिल्कुल संविधान बिल्कुल में बस। 73-74 अनुच्छेद जो है अपने अपने हाँ, क्षेत्र में काम करने की हमें पूरी आजादी देता है। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजादी के समय हमने ये कल्पना की थी कि हर जो है ग्राम सभा जो है साल में 4 बारी अपनी बैठक करेगी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ये दुर्भाग्य है देश का कि चारों में अभी अभी 26 जनवरी गुजरी है, लेकिन किसी भी, ना पक्ष ने, ना विपक्ष ने, ना किसी मीडिया ने, ना किसी भी संस्था ने हमारे को ग्राम सभा के स्तर पर बैठक तक के लिए भी बुलाया नहीं गया। और राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की दादागिरी खत्म होगी और हम अपने जिले स्तर पर अपनी व्यवस्था बना पाएंगे, और जिले की भी ऐसी व्यवस्था बनेगी जो ब्लॉक पंचायत को और हमारी ग्राम सभा को ताकत देगी। ऐसी व्यवस्था की हम कल्पना करते हैं जो गांधी जी के स्वराज के अनुसार वैकल्पिक थी, जिस पर 80 साल में किसी ने कोई काम नहीं किया और आज भी काम करने के लिए कोई भी चर्चा में भी विषय नहीं है। सिर्फ पार्लियामेंट को इन्होंने एक ऐसा अड्डा बना रखा है कि ये प्रूव करने के लिए कि वी आर द मोस्ट ओबीडियंट स्लेव्स ऑफ द 5 सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। नमस्कार, कल्याण आनंद बोल रहा हूँ। शशिकांत जी के जो चर्चा रही कल्याण जी, काफी
हेलो। कल्याण जी, मैं थोड़ा स्वराज जी के पॉइंट पर मैं थोड़ा सा बोल दूं, फिर आप बोलिए, चलेगा? हाँ, तो स्वराज जी ने जो पहले कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त था कि हमें गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करना है। मैं एक लेडी को जानता हूँ, मतलब उसके बारे में मैंने पढ़ा है, जो राजस्थान से है, और उन्होंने किसी भी सरकारी सुविधा लिए बगैर अपने गांव में सुधार करवाए, और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वो अकेली गांव की सरपंच गई थी। ये बात 2012 की है। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई गांव अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। सरकार को साइड में रख करके भी अपनी उन्नति हो सकती है। इसका एक उदाहरण है, जो उस लड़की का नाम है रजावत, उनका सरनेम है, मुझे उसका नाम अभी पता नहीं है। आप अगर उनका देखोगे तो उनको आपको पता चल जाएगा। अगर जो आरटीआई वाले हैं वो भी देख सकते हैं कि सरकारी तंत्र के सपोर्ट के बिना उन्होंने अपना गांव का विकास करवाया है। राजस्थान में जयपुर के आसपास में कही है उनका, तो शायद छवि राजावत उनका नाम है, अभी मेरे याद आया, छवि राजावत। आप नाम नोट कर लीजिए, आप गूगल कीजिए, आपको उनके बारे में ठीक ठाक पता चल जाएगा। और वो लड़की करोड़ों रुपए की नौकरी अमेरिका के छोड़ करके भारत में आई अपने गांव का विकास करने के लिए, और उन्होंने कराया। ये मैं एक एक जस्ट अपना सब्जेक्ट निकला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। अच्छा, अभी कल्याण जी, आप आपकी बात रखिए प्लीज। शशिकांत जी, मेरे थोड़ा सा, मैं तो इतना स्टडी है नहीं मेरे ऊपर, लेकिन मैं जो जितना समझता हूँ, जब किसान की और खेती की एक बहुत बड़ी, मतलब ये है, अगर किसान की बात करते हैं तो काफी इसमें हम लोग को चाहिए कि किसान पर अगर चर्चा हो कि बड़ी किसान है, मध्यम वर्ग का किसान है, स्मॉल फार्मर्स है, फार्मर्स जो है कि जो लोग किराए में जमीन लेकर, उनके लिए अगर ये सारी चीज पर चर्चा करते हैं, ये देखा जाता है कि ये देखा जाता है कि लगातार जो खेती का, किसान का जो बजट है, जब आप फोकस कर रहे हैं किसान पर, किसान का बजट घटते जा रही है। अगर आप 3-4 साल का देखें, जो पूरा बजट का 2.8% था 2024-25 का, 23-24 का, वो घटा पिछले साल 25-26 आपकी में। आवाज बीच में कट रही है। से भी इस पर भी घटा है। ठीक है। जिसला लास्ट बजट में अगर देखा जाए तो वो बजट जितना था किसान का बजट, उस किसान बजट से इस बार, पिछला बार था कि 23-24 से लेकर के 24-25 और 25-26 लगातार घटते जा रही है। और ये सबसे बड़ा है कि बजट में घटाया जा रहा है, किसान के लिए पैसा घटाया जा रहा है, ये पहली। दूसरी है, ये बजट का जिस तरह प्रावधान है कि मुझे लगता है कि बड़े किसान के लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि उन्होंने दिया है इस बार पूरा कोस्टल बेल्ट में आप खेती का, नारियल का खेती करेंगे, काजू का खेती करेंगे, चंदन का खेती करेंगे, और आपका जो वाटर बॉडीज है, मतलब अगर आपके बड़ा बड़ा तालाब खोदेंगे, जब पुराना जो बगीचा है उसको ये करेंगे, उसके लिए काफी प्रावधान है, जिसमें छोटा किसान के लिए है नहीं। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में 40% से लोग के पास जमीन है नहीं, 40%, और करीब करीब 60% लोग के पास जो है स्मॉल है, मात्र 7% जमीन जो है जमींदार है, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है। लोग घर के लिए, अपने खेती के लिए जमीन पहले रखेंगे कि तालाब खोदेंगे, वो पहले लोग सोचते हैं। लोग मानसिकता है पहले अपना एक सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए अपना थोड़ा सा गेहूं का खेती करते हैं, नहीं तो गन्ना का खेती करते हैं, नहीं तो चना का खेती करते हैं। मेरे जैसे उड़ीसा में हूं, बहुत लोग के पास जमीन नहीं है जो इस तरह तालाब वगैरह खोदने के लिए, थोड़ा थोड़ा जमीन, आधा एकड़ नहीं। हमारे यहाँ पर कैपिटा लैंड का साइज है 6 डिसमिल। तो 6 डिसमिल का जमीन जब पर कैपिटा है, आप सोच सकते हैं कितना है। ये सारी जो स्कीम लगाए जा रहे इस बार किसान के लिए कि आपको अर्चर्ड डेवलप के लिए, तो किसको फायदा होगा। और तो मेरा यही है कि जब वो इस पर पूरी तरह से, क्योंकि उनके और का ही है
कि जब कोस्टल कॉरिडोर बिल्डअप करेंगे और उसी कोस्टल कॉरिडोर में आप नारियल का खेती करेंगे, काजू का खेती करेंगे, क्योंकि कोस्टल कॉरिडोर में जितने सारे हैं नमकीन एरिया है वही होगा, आपका नारियल का होगा, काजू का होगा, और उसी जमीन पर और वो सारी चीज कर रहे हैं, जो ऑर्चर्ड डेवलप कर रहे हैं। मुझे यहाँ लग रहा है कि किस मकसद से ये एग्रीकल्चर पॉलिसी आई है, ये एग्रीकल्चर जो बजट आई है, उस पर और गहरी हमारे सोच डेवलप करना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं जवाब दे देता हूँ, उसमें 2 मिनट लगेगा। जैसा आपने कहा है, ये जो मैंने जो पढ़ा है वो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट स्पीच, इसमें का एक्सट्रैक्ट कुछ कुछ मुद्दे पर मैंने निकाला है, किसान का वगैरह। तो ये इसका पूरा डीप स्टडी करके आपके स्पेसिफिक उसका जवाब दिया जा सकता है। जैसे कि आप ओडिशा स्टेट है, अभी इसमें उन्होंने जो ये किया, बिहार के लिए किया उन्होंने, महाराष्ट्र के लिए किया, एमपी के लिए किया, लेकिन हर एक स्टेट के वाइज हो सकते हैं, लेकिन उसको अपने को ढूंढना पड़ेगा। तो वो ढूंढ के फिर इस पर बात की जा सकती है। उसके लिए एक अलग सेशन भी मेंटेन मेरे 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 इतना ही था, बजट घटाया जा रहा है, जो अमाउंट है पिछले साल जितना था उतने से कम घटाया जा रहा है, उससे पहले जो था उससे घटाया जा रहा है, मतलब परसेंटेज ऑफ बजट कम होते जा रहा है किसान के लिए, ये मेरे है। दूसरा है, जो बजट अभी इस बार आया है बड़े किसान के लिए फायदामंद हो रहा है, छोटे किसान के लिए नहीं है। ये 2 कंसर्न मेरा है। ठीक है, अभी इस पर तो जो नीति करेंगे हम उसको हमारी मल्टीपल स्टेट के थ्रू हम सिर्फ गवर्नमेंट को सजेशन दे सकते हैं, और आगे कैसा इम्प्लीमेंट करेंगे वो तो गवर्नमेंट एजेंसी पर है। तो हम आपका जो सुझाव है वो हम नोट कर लेंगे और इस पर बात रखेंगे आगे। ठीक है, और किसी को कुछ सवाल है? धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, अभिषेक जी। धन्यवाद शशिकांत जी, समय हो चुका है। हाँ, समय हो चुका है, थोड़ा बढ़ गया है। जो थोड़ा सा कई साथियों ने बात रखी, हाँ। इसमें एक चीज है ये कि वो विषय जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, करेक्ट, उन विषयों पर हमारा क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये है कि हर व्यक्ति हर चीज में काम नहीं कर सकता। जो जिसका प्रिय विषय है उसमें वो काम करे और उसको बेहतर करे। दूसरा, सरकार ने क्या अच्छा किया क्या गलत किया, ये एक विषय बड़ा विस्तृत है और इसमें जो है इसमें काफी चर्चा की जरूरत है, और इसमें हर पक्ष शामिल हो तो चर्चा सार्थक होगी, अन्यथा एक तरफा चर्चा हो जाएगी। पक्ष भी हो, विपक्ष भी हो, विशेषज्ञ भी हो और बाकी लोग भी हो। तो आज का जो विषय था वो बिल्कुल स्पष्ट था कि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें सहकारिता के लिए क्या है, उसमें लघु उद्योगों के लिए क्या है, और उसमें किसानों के थे। इस विषय पे हम लोगों ने यहाँ चर्चा करने की कोशिश की, और शशिकांत जी ने विस्तार से, विशेषज्ञों ने बहुत सारे अपने अपने ओपिनियन दिए हैं, सोशल मीडिया में दिए हैं और वो दिए हैं। तो वो सबके अपने अपने मत हैं, अपने अपने वो हैं, क्योंकि ये तो हर साल आते हैं इकोनॉमिक सर्वे। और जैसा शुरू में डावरी जी ने भी बोला कि इनसे क्या होता है क्या नहीं होता है वो एक दूसरी बात है, क्योंकि ये जो बनाने वाले होते हैं ना तो वो उतने समझदार या उतना ना मतलब पाक साफ नियत वाले होते हैं। वो तो अपना उनको काम एक रिपोर्ट बनाना है, उनको उन्होंने रिपोर्ट बना दिया, बाकी वो जमीन पे उतरेगी नहीं उतरेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उनका विषय ही नहीं होता है। यहाँ मामला ये है कि अगर हम रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसी को उतारें और उसी से रिजल्ट लाएं। अगर वही एक ही व्यक्ति है जो उसके लिए जिम्मेदार है, जिसका दायित्व है, तब तो ये संभव है, अन्यथा कोई रिपोर्ट बनाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, और बाद में जब वो फेल हो जाएंगे तो फिर इसके बाद बोलेंगे नहीं उसकी गलती है उसकी गलती है उसकी गलती है, और बॉल एक दूसरे के
पाले में फेंक फेंक के लोगों को भ्रमित करके और अपना निकल लेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पिछले 75 सालों में जो सरकारी योजनाएं फेल हुई, जो भ्रष्टाचार हुए, इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार हुए, उसमें ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको कितने को प्रोसिक्यूट किया गया, कितने जजेस को प्रोसिक्यूट किया गया जिन्होंने रॉन्ग जजमेंट दिए गए, कितने ऐसे पॉलिटिशियन जिन्होंने लाखों करोड़ों की संपत्ति बनाई उनको प्रोसिक्यूट किया गया, उनको जेल भेजा गया। नहीं, क्योंकि कारण ये है ना, ये पूरा सिस्टम एक दूसरे की पीठ खुजाने वाला है। और यहाँ पे जो एक्टिविस्ट हैं, वो एक्टिविस्ट की भी बड़ी एक सीमा है। वो सीमा ये है क्योंकि वो अपने क्षेत्र में ही बंद के रह गए और उस क्षेत्र ये जो इन लोगों को मिला पूरे सिस्टम की रही है, जैसे वैसे जो सिविल सोसाइटी है और ये जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनका रोल धीरे धीरे कम किया जा रहा है या कम होता जा रहा है। तो हम उस दौर में आ गए हैं जहां पर हमको दो स्तर पे काम करना है। एक तो हम कुछ करके दिखाएं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत भीषण बत्ता लग चुका है। जो आंदोलनकारी होते थे उनमें से कुछ ऐसे ब्लैक शिप निकले जिन्होंने ऐसे ऐसे कांड कर दिए कि आंदोलनकारी और जो सोशल एक्टिविस्ट नाम ही बदनाम हो गया। और फिर इसके बाद जो लोग अच्छा काम कर भी रहे हैं वो अपने अपने एक छोटा सा उनका वो है खोखा, और उसी खोखे के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी जो सोच है वो समग्र नहीं है, उनके प्रयास जो है समग्र नहीं है, इसलिए रिजल्ट आ ही नहीं सकता। तो अभी टुकड़ों में रहते हुए भी मिलके कैसे काम किया जाए इसकी आवश्यकता है। और एक साथ कैसे हम मिलके एक दूसरे से सीखते हुए और अपने अपने विषयों पे मजबूती से काम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ऑडिटर हैं तो हम जवाबदेही भी हैं, एम्प्लॉय भी हैं। मतलब यहाँ राइट्स और ड्यूटी दोनों की बात आ रही है। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे को ड्यूटी याद दिलाने से भी काम नहीं चलेगा, हमारे भी राइट्स हैं, हमारी भी जवाबदेही हैं, उसको भी तय करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद ये सारी चीजें जो आज का व्यवस्था है उसके अनुसार देखनी पड़ेगी। ये लड़ाई शायद राजनीतिक भी है। हर पार्टी में कुछ अच्छे लोग हैं और कुछ बहुत सारे गंदे लोग हैं। तो अच्छे लोगों की संख्या कैसे बढ़े राजनीति में, वो किसी भी पार्टी में जाएं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अच्छे लोग हों जिनकी सोच अच्छी हो, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और ये जो सिस्टम है जो सेंट्रलाइज इतने हो चुके हैं कि आज देश में कौन एमएलए बनेगा वो भी देश के 10 लोग निर्धारित करने लगे पार्टियों के। तो ऐसे देश में प्रजातंत्र कहाँ रहा? जब प्रजातंत्र रहा नहीं तो फिर हम डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का जितना भी ढोल बजाते रहे वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10 10 जो है वो पॉलिटिशियन और 10 ब्यूरोक्रेट और 10 जो जजेस मिलके सारी चीजों मेकिंग वो कर सकते हैं, उनको बाकियों की जरूरत ही नहीं। तो डेमोक्रेसी इस तरह की इस मोड़ पे अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमारी भी जवाबदेही शासक है। हो तो कह रहा है और ये जो वो तो अच्छा है, मैं तो कहीं और लगा लूंगा आपको। ब्रिगेडियर साहब आखिरी में आप धन्यवाद करें और कार्यक्रम को हम लोग समापन करें। ब्रिगेडियर साहब। हाँ, मेरे को तो बहुत लेट सुना है, पर जो भी सुना है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। सभी को नमस्कार। मैं यहाँ कुरुक्षेत्र में हूँ, सारे हरियाणा के भैंस गाय घोड़ा सबका जजिंग कर रहा हूँ, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। तो अच्छा। मैं जैन साहब का तो जज नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है। पर जो भी उन्होंने बताया, गोपाल सिंह ने भी बताया प्रॉब्लम जो देश में है, और हमारे दूसरे साहब ने भी जो भी डिस्कशन किया बहुत अच्छा रहा। और बहुत मतलब आपस में ऐसा नहीं कि सब अपने अपनी बात रखने का, हमारे आप इस सिस्टम में सिस्टम है तो सब ऐसा रखते हैं, तो बिल्कुल मुझे डेमोक्रेसी लगी है। और अच्छी बात है, सब अपनी विचार अपने तरीके से रखें, लेकिन ये जो अच्छा बात है, ऐसे कुछ
क्योंकि जो जैन साहब ने बताया वो भी है कि अब सहकारिता तो आगे ही बढ़ेगा। बगैर सहकारिता के तो अब, क्योंकि कई रीजन हैं। एक तो जो आप लोग रोज डिस्कशन कर रहे हो कि जमींदारों के पास 40% के पास आज भी बताया है जमीन ही नहीं है, और जो है उनके पास बहुत छोटी है, तो उसमें खेती करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मिलके करें तो बहुत ही अच्छा मजा हुआ। ऐसे ही पशुपालन का है, ऐसे ही ग्राम का है। ग्राम में एक आदमी दो आदमी कुछ नहीं कर सकते, सारा ग्राम मिलके तो पूरा उसमें तालाब भी बनाए, उसमें गुरुकुल भी खोले, उसमें सारा काम हो सकता है। तो सारा तो सहकारिता से ये आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये नो भारत की नहीं, मेरे ख्याल से तो विश्व की रिक्वायरमेंट आएगी कि मिलजुल के ही रहो और मिलजुल के विचार से ही काम करो। अपना पॉइंट रखा जा सकता है और सब अच्छी बात है। अच्छा डिस्कशन हुआ। मैं थोड़ा सा एनिमल के एग्जामिनेशन में लगा हुआ था देर तक, तो मैं 9 बजे के बाद ही ज्वाइन किया। लेकिन जहां जब तक भी मैंने सुना अच्छा ही लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा, अभी आगे से भी ऐसे ही बढ़ो। धन्यवाद। मैं अभी एक चीज पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले एक पोस्ट आई हुई थी कि सहकारिता का एक एग्जाम्पल था कि इस भारत में सरकार ने शायद भारत टैक्सी नाम से सर्विस शुरू किया है अभी, जैसे ओला उबर चल रहे थे शायद। तो वो भी सहकारिता है के द्वारा ही चलाया जा रहा है प्रोग्राम ये। बोला एक सहकारिता का एडवांटेज है, कह सकते हैं आप। एग्जाम्पल था ये आज। जी जी। बिल्कुल है। ये तो बहुत पुराना, थोड़ा पुराना हो गया। सहकारिता से टैक्सी नहीं, बस भी नहीं, यूनिवर्सिटी तक सब कुछ बनने का किया जा सकता है। सहकारी का मतलब क्या है? सहकारिता का, सहकारिता बिल्कुल का हमें मतलब कुछ लोग मिलके ये बिल्कुल एक हमें जो है नई सरकार पे एक टाइप का भरोसा सिस्टम, तो करना ही ऑथराइज चाहिए। सिस्टम किया है। तो सहकारिता का मतलब है सामूहिक। और सामूहिक तो हमारे गांव से लेकर सभी जगह सामूहिक काम होते हैं। तो इसका थोड़ा रूप डिफरेंट दिया है कि लीगली करेक्ट रहे, कोई इसमें ज्यादा गड़बड़ ना हो। तो सहकारिता का मतलब सब मिलके, सबकी हिस्सेदारी, सबकी जिम्मेवारी, सबकी समानता, और वो ही चलेगा आगे। क्योंकि इंडिविजुअल में बहुत मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। बिल्कुल, शुभकामनाएं सब, और उम्मीदों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।